नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको बताएं बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा, छोटे शहरों के तीर्थ स्थल का विकास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, कैंसर डायबिटीज की दवाएं सस्ती होंगी, ऑटो इम्यून दवाएं भी सस्ती होंगी, बायोफार्मा सेक्टर को 40,000 करोड़ दिया जाएगा। तो देखिए, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में बजट पेश किया गया और इस दौरान तमाम बातें जो वित्त मंत्री के द्वारा कही गई हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे। उन्होंने कहा कि 12 साल से देश को आर्थिक विकास हो रहा है, हमने गरीबी हटाने की दिशा में काम किया है, छोटे शहरों के कारोबारियों की सरकार मदद करेगी, 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों पर फोकस होगा, कैंसर डायबिटीज की दवाएं सस्ती होंगी। तो 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखा है, हमने ढांचागत विकास में सुधार किया है, कृषि उत्पादकता बढ़ाना हमारा लक्ष्य है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं, आर्थिक विकास में वृद्धि हो रही है, एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत है, रोजगार सृजन में सुधार हुआ है, एमएसएमई बायोफार्मा को मजबूत करना है। तो देखिए, बायोफार्मा को किस प्रकार से मजबूत करने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट में ये खास बातें कही गई हैं। और वहीं आपको बताएं, बजट में ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने की बात कही गई है। दिल्ली से वाराणसी समेत 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। बजट में इनकम टैक्स पर भी बड़ी घोषणा हुई है। 1 अप्रैल से नया अधिनियम और नया टैक्स फॉर्म आएगा। इससे नौकरी पेशा और मिडिल क्लास को क्या राहत मिलेगी वो देखते बनेगी, इस पर नजर बनी रहेगी। किसानों की आय बढ़ाने का भी लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए, किसान हो चाहे युवा हो महिला हो, तमाम लोगों को संपूर्ण ध्यान रखा गया इस बजट में। और यह ऐतिहासिक बजट रिकॉर्ड 9वीं बार वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया, जहां वित्त मंत्री ने बताया कि टियर 2 और टियर 3 शहरों पर फोकस रहेगा। 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया। खादी को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना भी शुरू होगी। वहीं आपको बताएं, एमएसएमई ग्रोथ पर भी जोर दिया गया है। 10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड रहेगा। और बात करें क्या सस्ता रहा क्या महंगा रहा, तो देखिए, जिस प्रकार से सोने और चांदी में लगातार उथल पुथल देखने को मिल रहा था, लगातार उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी, ऐसे में अब बजट घोषणा में वित्त मंत्री की ओर से कहा गया है कि सोने और चांदी की कीमतों में जो कमी है वो देखने को मिलेगी। सोना और चांदी की कीमतों में इजाफा अब नहीं होगा। और वही शराब, तंबाकू, सिगरेट की बात करें तो ये तमाम चीजें महंगी होती नजर आएंगी। और बजट में महंगा और सस्ता, ये तमाम चीजों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। सिगरेट हो, तंबाकू हो या फिर शराब हो, ये तमाम चीजें महंगी होंगी। वहीं सोने और चांदी, जिससे लोग परेशान थे, जिस प्रकार से सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हो रहा था, लगातार उथल पुथल देखने को मिल रहा था और लोगों की उम्मीद थी कि बजट 2026 के बाद सोने और चांदी की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो सस्ती होगी। और ऐसे में बजट भाषण में वित्त मंत्री की ओर से कहा गया है कि सोना और चांदी सस्ता होगा, कैंसर सहित 7 गंभीर रोगों की दवाएं भी सस्ती होंगी, शराब, स्क्रैप और खनिज पदार्थों के दाम बढ़ेंगे। इनकम टैक्स स्लैब में हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो देखिए, जिस प्रकार से 2025 के बजट को लोकप्रिय बजट रखा गया था, मिडिल क्लास लोगों के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय वो बजट हुआ था, क्योंकि 12 लाख के जो इनकम थे उस पर टैक्स फ्री किया गया था। हालांकि इस बार आपको बताएं, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और देखिए, बजट पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। बता दें आपको, बीजेपी प्रवक्ता केसी जान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सपा प्रवक्ता डॉक्टर राकेश प्रजापति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रतन तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं भानु प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्थशास्त्री गौरव गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले भानु प्रताप सिंह जी के पास जाना चाहूंगी। भानु प्रताप सिंह जी, कैसे देखते हैं बजट को?
जो आम जनता की उम्मीदें थी, क्या खरी उतरी है बजट उसके ऊपर? नमस्कार। मैं आम जनता की उम्मीदों के हिसाब से तो इस बजट को नहीं कहूंगा, जी। क्योंकि इसमें जो शॉर्ट टर्म राहत मिलनी चाहिए थी, जो मतलब इमीडिएट राहत मिलनी चाहिए थी, जिस प्रकार का माहौल आज मैं सुबह भी आप ही के चैनल पे था, तब मैंने कहा था कि जिस प्रकार का वैश्विक अस्थिरता का दौर चल रहा है और जिस प्रकार के ग्लोबल मतलब एक सिचुएशन है, और जो सोने चांदी की कीमत है, उन्होंने बताया सस्ता होगा, लेकिन कैसे होगा, कब होगा, ये कुछ नहीं। अच्छी बात ये कही कि टैक्स रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जैसे मैं कहता, लेकिन वो भी आएंगे। सब कुछ एक फ्यूचरिस्टिक चीज है, इमीडिएट। जैसे पिछली लास्ट टाइम जो बजट था, उसमें एकदम उन्होंने टैक्स का स्लैब जो बढ़ा दिया था, 12 लाख कर दिया था, और सैलरी क्लास के लिए 12,75 कर दिया था। यहाँ कुछ ऐसा देखने को इस बजट में अपने को अभी तक मिला नहीं है। कुछ ऐसा जैसे जो इमीडिएट इम्पैक्ट जो अपना मिडिल क्लास, किसान, मतलब आम जनमानस पे जो करे, जो मैं समझता हूँ इस बजट को भी देखते हुए फिलहाल। बिल्कुल, तो देखिए केसी जैन जी के पास जाना चाहूंगी, बीजेपी प्रवक्ता हैं केसी जैन जी। भानु प्रताप सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि आम लोगों को जो बजट से उम्मीदें थी उसके ऊपर ये बजट खरा नहीं उतरा है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के बेसिस पर जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी, हालांकि कही गई है कि जो सोना चांदी है उथल पुथल देखने को मिल रहा था सस्ता होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे कोई बेनिफिट ज्यादा आम जनता को देखने को नहीं मिल रही। देखिए रोशनी जी, जहां तक सोने चांदी की बात है तो देखिए ये विश्व स्तर पे जिस तरीके से हर एक देश इन चीजों का कलेक्शन कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अस्थिरता की बात अभी भानु जी ने कही बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरी अस्थिरता भी है। आर्थिक अस्थिरता के साथ साथ आप देखिए विश्व स्तर पे जिस तरीके से कोई भी देश अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। जो तानाशाही देश है वो एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं। ऐसे में सोने और चांदी का कलेक्शन हर एक देश कर रहा है, तो जो उसकी कीमत है वो जब हर चीज संग्रह होगा तो बढ़ना लाजमी है। दूसरी बात यह है कि देखिए बजट जो है, इस बजट पे इस चीज का मेन ध्यान दिया गया है कि आम नागरिक को कैसे सहूलतें मिले। जैसे कि आप देखिए कि अगर नई रोडें बन रही हैं और नए हाईवेज बन रहे हैं तो उससे आने जाने में समय बचेगा। साथ ही साथ जो हाई स्पीड ट्रेनें, हाई स्पीड रोड के लिए उस तरीके का निर्माण, और साथ ही साथ क्या है कि देखिए एमएसएमई की बात जो की गई कि उसके लिए बजट में एक अच्छा प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ जो घरेलू उद्योग है उसको कैसे बढ़ावा मिले। अब आप देखिए कि जहां पे भी 5 लाख की आबादी है, 5 लाख की आबादी वाला मतलब एक छोटा ही शहर होगा, लेकिन जिनकी 5 लाख से आबादी से अधिक तो आबादी, उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। तो 5 लाख आबादी तो आप देखिए कि एक विधानसभा में 6 से 7 लाख की आबादी होती है, यानी कि छोटे शहर है उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो अभी तक क्या था, जो केंद्रीकरण होता था कि भाई जो पहले से जो जिले हैं अच्छे डेवलप है उन्हीं पे हर कोई ध्यान दे रहा था। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर की बात आ रही है तो हर एक विधानसभा में 5 से 6 लाख की आबादी होती है, उससे ऊपर की आबादी ही है। ऐसे में अगर उसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा तो ही बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ क्या है कि जो रोजगार की तरफ ध्यान दिया गया है, इसमें भी स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ स्वरोजगार की तरफ और आत्मनिर्भर भारत की तरफ जिस तरीके से ध्यान दिया गया, और एआई डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा बजट इसमें रखा गया है, क्योंकि आने वाला समय एआई का जिस तरीके से है और उसके लिए जो संसाधन है उसमें तमाम सारे नए उद्योग भी पैदा हो रहे हैं, नई उसमें नौकरियां भी पैदा हो रही है इस सेक्टर में। तो उन सारी चीजों पे ध्यान दिया गया, जो आने वाला समय है उससे हम किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खड़े उतरेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को कैसे स्थापित कर सके, उन चीजों पे भी ध्यान दिया गया। साथ ही साथ किसानों पे इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, चाहे उसमें जो किसानों के कृषि संयंत्र हैं उसमें चाहे छूट के लिए प्रावधान रखा गया हो, और जो गरीब लोग हैं, गरीब मजदूर हैं, बात हो रही थी जीराम जी की, जीराम जी में भी बजट को बढ़ाया गया है, उसमें भी प्रावधान किया गया, अलग से उसका बजट पूरा की पूरा रखा गया कि तरीके से जो मजदूर वर्ग है उसको कैसे राहत मिले, उसको कैसे रोजगार मिले। अब 100 दिन से बढ़ा करके जो 125 दिन 25% जो रोजगार की वृद्धि की गई, इन सारी चीजों के जो नए नए सेक्टर्स इसमें जोड़े गए। इसमें देखिए कि पहले क्या था कि जो मनरेगा था, और पहले नरेगा से महात्मा गांधी जोड़ के मनरेगा किया गया, अभी क्या है जीराम जी इसको किया गया है। तो पूरा जो ग्रामीण विकास और डेवलपमेंट के साथ इसको जोड़ा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों के तमाम सारे ऐसे कार्य। केसी जैन जी, एक बार मैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ रतन तिवारी जी जुड़े हुए, उनके पास जाना चाहूंगी। रतन जी, केसी जैन जी, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अखिलेश यादव बजट पर क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, आलू के लिए क्या किया सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार?
क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, बाकी सब कहीं जाएं और फिर बजट आपके लिए और बनाते हैं, आपके लिए प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। एक मिनट जाइए। आपके प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। बड़े बड़े अखबार उठा लीजिए। मैं एक कंपनी का एड देख रहा था। वो कंपनी कह रही है पानी में यूरेनियम है, पानी में पेस्टिसाइड्स हैं, पानी में पी नहीं सकते पानी हम। प्राइवेट कंपनी को पता है, सरकार को नहीं पता है। माँ गंगा का क्या हाल है? आपकी हिंडन नदी, काली नदी, यमुना नदी, आपकी जो बनारस की नदियां हैं, वरुणा, क्या हाल है नदियों का? आप 10, 11, 12 साल में डबल इंजन होकर के नहीं कर पा रहे हो। आप कहते हो मेट्रो बनाएंगे। मेट्रो कहाँ बनाएंगे? पानी का जहाज कहाँ लेकर के जाएंगे आप? बिहार में फंस गया था, अगर आपको याद हो। ये केवल सपने दिखाने की बात है, सच्चाई नहीं है। और अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब उद्योगपति, समझदार लोग जानते हैं उनके हित का बजट नहीं है और किसान की समझ से बाहर का बजट है। अखिलेश सर, एक टैरिफ का मुद्दा आप केसी जान जी अखिलेश यादव को सुन रहे थे, क्या कह रहे थे? प्रचार के लिए सिर्फ सरकार बजट लाई है और किसानों के हित में, उद्योगपतियों के हित में बजट नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से शेयर बाजार धड़ाम हुआ है, साफ तौर पर वो समझदार है, उनको समझ में आ रहा है कि बजट सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए बना है। देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात आज श्री अखिलेश यादव जी ने कही कम से कम कि उद्योगपतियों के लाभ का बजट नहीं। अभी तक तो ये कहते हैं सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, केवल जो कुछ करती है उद्योगपतियों के लिए करती है। आज कम से कम ये कह रहे भाई उद्योगपतियों को लाभ नहीं हो रहा है सरकार में, तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। ठीक है केसी जान जी, रतन तिवारी जी के पास जाना चाहूंगी। रतन तिवारी जी, केसी जान जी का कहना है कि पहले तो कहती थी कि उद्योगपतियों की सरकार है, लेकिन अब यहाँ पे कम से कम अखिलेश जी ने माना तो। देखिए अपूर्वा जी, ये जो बजट है ये पूरी तरीके से मैं इसे फर्जी बजट कहूंगा जी, क्योंकि इस बजट से आप देखिए कि शेयर मार्केट जो है, जो बुद्धिमान वर्ग होता है, समझदार वर्ग होता है, पूरी तरीके से शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। और पहले भी बजट आया करते थे और शेयर मार्केट चेतक घोड़े की तरह धड़ 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 ऊपर भागता था। तो कहीं ना कहीं जो समझदार वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, ये समझ रहा है ये पूरी तरीके से खाली डब्बा लेके वित्त मंत्री जी आई हैं। और हमने तो सोचा था कि इन्होंने कुछ अच्छा सोचा होगा। बनारस को क्योटिव बनाने की बात होगी, 100 स्मार्ट सिटी की बात होगी, हाईटेक सिटी बनाने की बात होगी और पूरे भारत को अलग ढंग से ढालने की बात होगी, किसानों की बात होगी, उनकी आय दुगुनी करने की बात होगी, युवाओं की बात होगी, रोजगार की बात होगी। बहुत सारी चीजों पे हम लोगों ने ध्यान केंद्रित किया था कि ऐसा बजट आएगा। लेकिन इस बजट ने पूरी तरीके से यह बता दिया कि हमने तो माल वही लाया था, उसका जो पैकेट था वो नया बना दिया था, लेकिन उसमें भी कुछ निकला नहीं। तो अपूर्वा जी, इस बजट से हमें रतन जी आऊंगे आपके पास। हमारे साथ अर्थशास्त्री गौरव गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। गौरव गुप्ता जी, अर्थशास्त्री हैं आप, बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि बजट कैसा रहा, क्या मायने रहे, जो बजट था आम लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाया है ये बजट का आम लोगों का इस बार कुछ ज्यादा नहीं है आम लोगों के लिए, क्योंकि सरकार ज्यादा जो ध्यान दे रही है। आप देखो कि ग्लोबली जो अस्थिरता का माहौल है, उसके अंदर घरेलू बाजारों को मजबूत करना है, एमएसएमई को बेनिफिट देना है। तो उन सब चीजों के ऊपर सरकार ने इस बजट के ऊपर ध्यान रखा है। एमएसएमई को आपने देखा और छोटे शहरों को विकसित करने में टायर 2, टायर 3 सिटीज की यहाँ पे बात की गई। आपको एक चीज ये देखनी पड़ेगी कि राजकोषीय घाटे को भी सरकार कम करती जा रही है और 2 लाख करोड़ का कैपेक्स एक्सपेंडिचर भी सरकार एडिशनल ज्यादा जो 14 लाख करोड़ के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रपोज करती है। इस सबसे रोजगार तो बढ़ता ही है। ये सरकार कोई डायरेक्टली, जो मोदी गवर्नमेंट है, कोई डायरेक्टली किसी को बेनिफिट देने के लिए नहीं है। ये जो प्रयास कर रहे हैं लोग, जो रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार सृजन करने के लिए ट्राई कर रही है। अब इनकम टैक्स में देखें कि वैसे तो आप बोलोगे कि कोई राहत नहीं देगी, 12 लाख की स्लैब एज इट इज रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि टीडीएस के अंदर उन्होंने एक ऐसी स्कीम लेके आए हैं जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका टीडीएस रेट कम हो जाएगा। जो टीडीएस से क्या होता है आपको समझना होगा कि किसी भी कंपनी का अगर टीडीएस कटता है तो उससे उसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। तो ये वर्किंग कैपिटल आपको मिल रहा है, कंपनी को मिल रहा है, तो
तो ये पहले बड़ा ही मुश्किल मामला होता था कि फॉर्म 13 फाइल करो और उसके बाद ये टीडीएस का बेनिफिट मिलता था। इसमें ध्यान रखा गया है और टीडीएस की कई चीजों को कम इजी किया गया है। इसके अलावा आप देखोगे कि पूंजी उपलब्ध कराने की एमएसएमई की बात की गई है इस बजट के अंदर, और इस तरीके की चीजों से इकोनॉमी बूस्ट होगी हमारी। और हमें अब जैसे अपने घरेलू बाजारों को काफी मजबूत करना होगा। हमें देखना होगा कि भी अगर कुछ ऐसा युद्ध की स्थिति बनती है, ट्रेड वॉर बनती है, तो हमारे घरेलू बाजार इतने काबिल हो कि भी हमें कहीं बाहर की तरफ ना देखना पड़े। ठीक है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे सपा प्रवक्ता हैं, उनके पास जाना चाहूंगी एक बार। डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, यहाँ देखिए इनकम टैक्स स्लैब को लेकर राहत की बात की जा रही थी, लोगों को उम्मीद थी कि इनकम टैक्स स्लैब में इस बार राहत देखने को मिलेगी, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। राकेश जी। पूर्वा जी, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने बहुत कुछ बोल दिया, और हम तो एक कार्यकर्ता है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ये बजट मिडिल क्लास को केवल झुंझुना थमाने वाला बजट है। सभी को आपने सुन लिया, केवल एक भाजपा के प्रवक्ता को छोड़ करके, केसी जैन जी को छोड़ करके सभी लोग, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हों, चाहे वो आपके जो आपने अर्थशास्त्री बैठा रखे, उन्होंने भी बता दिया कि मिडिल क्लास को क्या मिला आखिर इस बजट में। कुछ मिला मिडिल क्लास को? और मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताएं कि उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल क्या मिला? क्या उत्तर प्रदेश के लिए कोई नया मेडिकल कॉलेज मिला? क्या उत्तर प्रदेश के लिए कोई नया एम्स मिला? क्या उत्तर प्रदेश के लिए कोई नया एक्सप्रेस वे मिला? क्या उत्तर प्रदेश के लिए कोई नया स्टेडियम मिला? क्या उत्तर प्रदेश के लिए कोई नई मेट्रो मिली? क्या उत्तर प्रदेश के लिए कोई बड़ा उद्योग धंधा मिला? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, करोड़ों टैक्स के ही लोग हैं हमारे देश के अंदर। सभी लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे थे कि हर साल थोड़ी बहुत तो वृद्धि होती है, 10-20-50 हजार रुपए की तो वृद्धि होती है, लेकिन 1 रुपए की वृद्धि फिर से नहीं की उन्होंने, वही टैक्स स्लैब रखा। दूसरा, जो हमारे 18 महीने का कोरोना पीरियड का करोड़ों कर्मचारियों का डीए पेंडिंग चल रहा था। इस बार उम्मीद थी कि ये सरकार 18 महीने का जो डीए बकाया है वो दे देगी। करोड़ों कर्मचारी जो पुरानी पेंशन की ली, ये ओपीएस की मांग को लेकर के लगातार संघर्ष करते रहते हैं, उसको लेकर के कोई भी बजट में कुछ भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ केसी जैन जी से कि आखिर ये सरकार क्या चाहती है? केसी जैन जी, एक जवाब दीजिएगा। आम व्यक्ति से जुड़ी कोई एक चीज सस्ती हुई हो, कोई एक चीज। केसी जैन जी, डॉक्टर राकेश प्रजापति जी का कहना है कि केवल लोगों को झुंझुना थमाने वाला ये बजट था, जवाब दीजिएगा। किया जा रहा जी केसी जैन जी। जी देखिए, जिस तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ये कौन से बजट की तारीफ की है, अभी ये कह रहे थे पिछली बार तो स्लैब बढ़ाया गया, लगातार स्लैब बढ़ रहा था, सही खुद ही कह रहे हैं, लेकिन तब तो इन्होंने कभी भी इनका जवाब सुन लीजिए, बजट आने के बाद में कभी भी इन्होंने उसकी सराहना की, सिर्फ आलोचना के बजाय और कुछ नहीं किया। और देखिए आम आदमी की जरूरतें क्या हैं, आम आदमी को रोजगार कहां से मिलेगा, उन सारी चीजों पे अगर ध्यान दिया जाए तो दिक्कत किस बात की है। और आप देखिए कि अगर इसमें कैंसर से लेकर के शुगर से लेके तमाम सारी ऐसी बीमारियां जिनके लिए आम आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, अगर वो दवाइयां सस्ती हुई, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आम आदमी को नहीं मिलेगा क्या? एमएसएमई की बात हो रही है, जो छोटे रोजगार है, छोटे रोजगार के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, पैसे के लिए अलग से व्यवस्था की है, 40,000 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की है, इससे क्या लाभ नहीं मिलेगा क्या? इसमें कौन लोग काम करेंगे? ये प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, जो 10,000 करोड़ रुपए से लेकर के 40,000 करोड़ रुपए तक का जो बजट का प्रावधान इसमें किया गया है, इससे क्या उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा क्या? छोटी कंपनियों में कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं, कौन लोग काम करते हैं? तो देखिए, ये देखने का नजरिया है कि आप किस तरीके से देख रहे हैं। और अभी बड़ी कंपनियों के लिए काम किया जाता तो कहते हैं केवल उद्योगपतियों की सरकार है। अभी श्री अखिलेश यादव ने स्वयं कहा उद्योगपतियों के लिए भी इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब ये किसानों का बजट है। और पिछली बार से अगर 50 लाख करोड़ रुपए से बढ़ के बजट आ रहा है, जो 2005 में मात्र 5 लाख करोड़ रुपए का बजट होता था, आज 50 लाख करोड़ रुपए प्लस में हम बजट पेश कर रहे हैं, ये किसके लिए? इसमें अगर 7 नए हाईवेज बन रहे हैं, इसमें किसको राहत मिलेगी? जनता को तो राहत मिलेगी। साथ ही साथ इसमें हर स्टेट के लिए बजट रखा गया है। और जी राम जी, जिसकी आलोचना अभी तक कर रहे थे, जी राम जी के लिए अलग बजट का प्रावधान किया गया है। तो अगर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए
इस बजट में प्रावधान किया गया है। छोटे उद्योगपति जो हैं उनके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। दवाइयां सस्ती हो रही हैं, रोड तैयारें हो रही हैं, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम किस तरीके से अपने आप को स्थापित करें उसमें इस पे काम किया गया है। रतन तिवारी जी, यहाँ पे दिल्ली से वाराणसी समेत नए 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का ऐलान हुआ है, तो हुआ तो है यहाँ पे, इसके भी तो ये भी तो कई शहर इसमें शामिल होंगे ना, मायने तो है इसके भी। जी रतन तिवारी जी, दिल्ली से वाराणसी समेत 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर रेलवे कॉरिडोर का ऐलान हुआ है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए भी तो सौगात की बात है। मैं तो वही कह रहा हूँ अपूर्वा जी, ये कोई सौगात नहीं है, ये पुराना जो सिस्टम था उसी को रिसाइकलिंग करने का इनका प्लान था, उसे नया दिखाने का प्लान था। लेकिन भारत की जो जनता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे गौरव गुप्ता हो चाहे और भी हमारे मित्र हो, ये सबको पता है। और मार्केट पे, शेयर मार्केट में वही लोग रहते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, जो बिजनेस को समझते हैं, अर्थव्यवस्था को समझते हैं। अगर बिजनेस के समझने वाले लोग जिस पे निर्भर है शेयर मार्केट, अगर वो धड़ाम से गिर रहा है तो मान के चलिए इस बजट में कुछ नहीं है। और हमारे वित्त मंत्री जी ये चाहती हैं किस प्रकार आने वाले चुनाव में फायदा हो भारतीय जनता पार्टी को, कि कहीं ना कहीं वही बजट उन्होंने लेके आया है। लेकिन उस बजट से आप देखना कुछ होने वाला नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि बनारस के लोग चाहते थे कि बनारस क्योटो बन जाए, और पूरे भारत के लोग चाहते थे जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात होती थी, अच्छे रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करने की बात होती थी, ये सब लोग सोच रहे थे। लेकिन इनके पिटारे से कुछ भी नहीं निकला। जो पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल जो बजट आता था उससे भी एकदम बेकार बजट है। तो इस फर्जी बजट से देश एकदम पूरी तरीके से जागरूक हो रहा है, समझ रहा है। अब अपूर्वा जी, मैं इनको केसी जैन जी को मैं कहना चाहता हूं कि भाई साहब ये आपका बजट है, आप तो खुश हो जाएंगे, लेकिन ये जो 4 लोग और बैठे हुए हैं उन्हें खुश करिए, तभी हम मानेंगे आपका बजट बढ़िया है। भानु प्रताप जी, देखिए यहाँ पे बायो फार्मा को ग्लोबल स्तर पर यहाँ बढ़ाने की बात की गई है, भारत को हब बनाने की बात की गई है भानु प्रताप जी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमने कोरोना का काल देखा, वहां पे वैक्सीन हुए और भारत ने तमाम वैश्विक स्तर पर तमाम देशों को मदद की, इस आधार पर और इस लिहाज से तो बहुत बड़ी घोषणा की गई है यहाँ पे। नहीं रोशनी जी, ये तो मैंने पहले भी कहा कि ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके जो आपको जो अभी आज बजट आया है, इसके आपको फ्यूचर में जो मैंने कहा था कि भी हमको जो शॉर्ट टर्म एक गेन्स जो आम जनमानस को मिलने चाहिए थे वो इसमें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फ्यूचर के लिए तो बजट ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूं, जो मेरे सारे को पैनलिस्ट हैं, चाहे रतन जी हो, गौरव जी हो, सब लोग हों, अभी अखिलेश जी का भी बयान आपने सुना, बजट को बाजार के हिसाब से देखना। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था केवल कि अगर बाजार धराम हो गया तो बजट बेकार है, इस तरीके से ये आप बजट को इस समय, इस मौजूदा मतलब एक जो अभी आज की स्थिति चल रही है उससे आप बजट के अकॉर्डिंग, बाजार के अकॉर्डिंग बजट को आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि वैश्विक स्तर पे जो ग्लोबल एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, एक वैश्विक स्तर पे जो अस्थिरता का माहौल है, उसकी वजह से तो बाजार पहले से ही गिर रहा है। सारे आप देख लीजिए विश्व के या कहीं के जो सेंट्रल बैंक्स हैं आज की डेट में गोल्ड और सिल्वर, सोने चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो शेयर मार्केट तो पहले से ही डाउन उस पे फॉल पे था, तो उसको बजट से कंक्लूड कर देना, इसमें बजट में जैसे कुछ चीजें जो मैंने कहा था, अगर आप कोई आम जनमानस को इमीडिएट रिफॉर्म्स देते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स लेके आए थे पिछले 2025 में, तो उसका इमीडिएट रिजल्ट निकल के आया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो बिल्कुल हाशिए पे आ गई थी, कार की बिक्री खत्म हो गई थी, बाइक स्कूटर की बिक्री खत्म हो गई थी, जैसी वो जीएसटी रिफॉर्म्स आए वो तुरंत उनकी बिक्री बढ़ गई। तो इस तरीके का कोई इमीडिएट रिफॉर्म्स इस बजट में नहीं आया, कि फ्यूचर का आप देखेंगे, जैसे अभी बात चल रही थी केसी जैन जी कह रहे थे एक उसके शॉर्ट एयर, उसके टियर 2 और टियर 1 सिटीज के लिए जो 5 लाख तक की आबादी, वो अच्छी बात है। नए शहरों को, छोटे शहरों को डेवलप करने के लिए अगर आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो वो बहुत अच्छी बात है। एक अपने दिल्ली बंबई जैसे शहरों पे भी दबाव कम होगा, और प्लस आसपास नई सिटीज, छोटे शहर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप होने चाहिए। और दूसरा जो आपने जैसे कहा कि ग्लोबलाइजेशन की दौर पे अभी अभी भारत ने एफटीए साइन किया है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं, बहुत ही ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया यूरोपियन यूनियन के साथ। तो उसके तहत हमें अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी बढ़ाना है। गौरव भाई कह रहे थे कि हमें अपनी जो मार्केट है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, उसको मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम उस एफटीए में उसमें बिल्कुल सफल हो पाएंगे। और जैसी वैश्विक स्थिति है उसके लिए जब तक अपने आप को हम ग्लोबल स्तर पर नहीं ले जाएंगे, तब तक देखिए आज की डेट में हर देश को स्वावलंबी होना पड़ेगा।
डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी जैसा माहौल चल रहा है, तो उस हिसाब से बजट ठीक है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गेन देखेंगे तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से मुझे बजट नहीं लग रहा आम जनमानस के। बिल्कुल भानु प्रताप जी, लेकिन देखिए रतन तिवारी जी, मैं गौरव गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगी। गौरव गुप्ता जी, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं किसानों के लिए बात कही गई है। किसानों को ज्यादा उम्मीदें थी एमएसपी को लेकर हो या फिर जिस प्रकार से यूरिया हो और खाद हो, उनमें उनके जो बढ़ोतरी राशि थे उसमें कमी के बारे में तो वो बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तमाम किसानों के लिए भी, छोटे सीमांत किसानों के नए अवसर पैदा करने की बात भी यहाँ पे की गई है बजट में। इसमें किसानों के लिए एक आप देखेंगे नारियल संवर्धन का भी कुछ किया गया है कि एक बनाया गया है कि नारियल के ऊपर सबसे ज्यादा जो हमारा कंट्रीब्यूशन है नारियल की खेती से, तो उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा ये सरकार डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं दे रही किसी को, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और चीजें डेवलप करके इस पे ध्यान दे रही है कि इस तरीके की चीजों पे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उतना ही ज्यादा किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि अगर रोडें बनती हैं या कुछ भी होता है तो जो माल है वो जो जल्दी से पहुंच पाएगा, कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनके लिए भी वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो ऐसी चीजों पे सरकार ध्यान दे रही है। डायरेक्टली सरकार किसी को भी बेनिफिट नहीं दे रही बजट से। हाँ, लॉन्ग टर्म के अंदर इसका देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें अभी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है जो विश्व में जो चल रहा है उसके लिए हमें घरेलू बाजारों को मजबूत करना है और रोजगार ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न करना है। तो सरकार इसी पे ध्यान दे रही है और वो दो ही तरीकों से हो सकता है, या तो अपना कैपिटल का जो एक्सपेंडिचर का बजट बढ़ाया गया है जिससे कि रोजगार उत्पन्न होगा, तथा एसएमई को भी इसके अंदर काफी सारे बेनिफिट देने की बात की गई है, तो उससे भी जो घरेलू बाजार है वो प्रगति की ओर जाएंगे। बिल्कुल भानु प्रताप जी, देखिए यहाँ पे खादी को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत की बात की गई है, तो फायदा होगा यहाँ पे लोगों को। ऐसा नहीं है जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि झोला छाप बजट है। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में आप देखेंगे, अब जैसे इसमें एआई पे फोकस है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे फोकस है, युवा पे फोकस है, तो आने वाले समय में आपको 2-4 सालों में, ज्यादा लंबे समय पे भी नहीं, 2-4 सालों में आपको इस बजट का धरातल पे फायदा दिखने लगेगा। केवल जो मेरी बात थी वो इमीडिएट, जैसे मैंने अभी ऑटोमोबाइल्स का जीएसटी रिफॉर्म्स का उदाहरण दिया था। अब इसमें कई चीजें ऐसी हैं, जैसे किसानों को भी वो करा जा रहा है कि आप अपनी पारंपरिक जो पारंगत खेती करते हैं उससे उनको भी एआई से जोड़कर के भाई हमारा किसान जो बेचारा कई बार परेशान रहता है, भाई खेती में नुकसान हो गया, फसल ठीक से नहीं हुई, तो उसको हाई क्वालिटी एआई को जब यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं किसान भी अपने उस आगे किस तरह की खेती और इससे ज्यादा मुनाफा हो तो उनको भी स्वावलंबी बनाने का, उनको भी फायदा पहुंचाने का आने वाले 2-4 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे इस बजट को धरातल पे हर वर्ग को उसमें तो फायदा जरूर मिलने वाला है। लेकिन आज जैसे अभी सोने के दाम बढ़े हुए, चांदी के दाम बढ़े हुए, तो उन दामों से जैसे हम लोग जो भारतीय लोग हैं जो यहाँ पर शादी में, ब्याह में, कहीं भी सोने चांदी के जेवरात, और कई बार सिक्योरिटी के तौर पे भी जो हमारे देश की महिलाएं हैं वो अपने गहने जेवर जो बनवाती हैं वो एक सिक्योरिटी, कभी जरूरत पड़ जाए, घर में कोई विपदा आ जाए तो उसमें जेवर काम आते हैं। लेकिन सोने का दाम ऐसा है कि आज आप हार जेवर तो छोड़िए, कान की बाली, तो उन चीजों के लिए इमीडिएट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म निश्चित रूप से बजट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया बजट है। डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, आपके पास आना चाहूंगे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बजट है, ठीक है, बजट को अगर आप लेकर बोले तो आप कह रहे हैं कि झोला छाप है, केवल प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो, और देखिए यहाँ पे विजन भी तो रखा गया ना, विजन 2047 की अगर बात करें तो पार्ट ए और पार्ट बी में जिस तरह से रखा गया था यहाँ पे बजट को 2 हिस्सों में, पार्ट बी में तो इसी बात को ध्यान केंद्रित किया गया कि 2047 के विजन पर फोकस रहेगा, और उसके हिसाब से तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो चीजें हैं उसके ऊपर तो बात हुई नहीं बजट में। अपूर्वा जी, आज संत बाबा रविदास जी की जयंती है, उनकी 2 लाइनें हैं। एक लाइन है, बड़ी फेमस लाइन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आदमी का मन ही चंगा नहीं है। मन चंगा तब होगा ना जब उसकी रसोई सस्ती होगी, और उसकी रसोई में कोई एक चीज सस्ती हुई हो तो बताइए, क्या तेल सस्ता हुआ, क्या दाल सस्ती हुई, क्या आटा सस्ता हुआ, क्या नमक सस्ता हुआ, क्या कोई नमकीन बिस्कुट उसका सस्ता हुआ, कोई चीज एक इन्होंने सस्ती की हो तो बता दें, किसी भी तरीके का। क्योंकि पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि इन्होंने तो 5 किलो राशन पर 80 करोड़ जनता को ला दिया है। अब ये तो कह नहीं सकते देश बहुत तरक्की कर गया, देश तरक्की करता तो 5 किलो राशन कार्ड पर 80 करोड़ जनता नहीं होती। यानी कि 80 करोड़ जनता आज भी देश की भूखमरी पर है, भूखे मर रही है, 5 किलो राशन कार्ड पर डिपेंड है। तो आज इन्होंने इन आम जनता के लोगों को क्या किया, जब वो जनता ही सुख, अभी भानु प्रताप जी कह रहे थे कि सोना, आप बताइए
एक चांदी के नाक की जो नथनी जिसे कहते हैं, या कान की छोटी सी बाली नहीं खरीद सकता, हार सोने का कहां से खरीद लेगा, बड़ी चीजें कहां से खरीद लेगा। एक छोटी सी नाक की कील खरीदने मुश्किल पड़ रही है आम आदमी को। 4 लाख के आसपास चांदी पहुंच चुकी, 2 लाख के आसपास सोना पहुंच चुका। आदमी को तत्कालिक कोई लाभ पहुंचने वाला बजट में कोई एक चीज हो। हाँ, एक बड़ा अच्छा मीडिया पर मैं देख रहा था, शराब महंगी बीड़ी सस्ती, ये बड़ा चल रहा है। अरे बीड़ी कितने लोग पीते हैं, शराब पीते हैं, इस देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं? शराबी बनाना चाहते हैं, कबाड़ी बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? देश के लोगों को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर देश के आज ये एक बात बताइए, आज देश भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जहां पर शिक्षा की से जुड़ी हुई चीजों पर, किताबों पर सबसे ज्यादा टैक्स है। क्या शिक्षा पर कोई टैक्स की कटौती की गई? किताबों पर कोई टैक्स की कटौती की गई? केसी जानी जवाब दीजिएगा इसका। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है इसके ऊपर कटौती नहीं की गई। डॉक्टर प्रजापति जी का कहना है कि यहाँ ज्यादातर बीड़ी और सिगरेट कौन पीता है? जिसके ऊपर कटौती की गई है, जिससे सस्ती की गई है, उसको कौन पीता है? यहाँ तो शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए था ना, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। जी, देखिए कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन आधी बात कहते हैं, आधी बात खुद ही अपनी बात में फंस जाते हैं। अरे अगर शराब महंगी हुई है तो शराब बनाने का काम किया जा रहा है कि शराब छुड़ाने का काम किया जा रहा है? दूसरी बात यह है कि जितने भी तंबाकू उत्पाद है सब महंगे हुए हैं, सब पे टैक्स बढ़ाया गया है। यानी कि जो इस तरीके के उत्पाद है और दवाइयां सस्ती हुई हैं, और ये होना भी चाहिए कि भाई जो लग्जरी चीजें हैं जिसको आप शौक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीजें महंगी हो, और जो आम जरूरत की चीजें वो सस्ती हो। और जिसकी अभी बात कर रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कि भाई सस्ता क्या किया, आप देखिए जो जीवन बीमा है, जीवन बीमा 0 रुपीज कर दिया गया, उसपे से जीएसटी पूर्ण रूप से 0 कर दिया गया, जिसपे 18% टैक्स लगता था। आपके समय में जब कांग्रेस, तब भी 18% उसके ऊपर टैक्स लगता था, स्वास्थ्य बीमा के ऊपर, उसको 0 कर दिया गया। कितना बड़ा सरकार के ऊपर उसको जो लाभ होता था, सरकार ने अपना लाभ नहीं देखा, आम जनता के लिए देखा, जनता ज्यादा से ज्यादा जीवन बीमा करा सके, स्वास्थ्य बीमा करा सके, जिससे कि उसको आने वाली समस्याओं से निपटा जा सके। वो उसकी आपने कभी तारीफ नहीं की। जब जीएसटी रिफॉर्म हुआ तब भी आपके मुंह से नहीं निकला गया अच्छा हुआ। आज कह रहे कुछ तो किया। और जो बिस्किट की बात करें ना, बिस्किट, दूध, ये सारी चीज सस्ती की गई, इसपे सब पे जीएसटी 4%, 5% किया गया, घटा करके 18%, 28% से। और दूसरी बात एक और कि अभी आप बात कर रहे थे कि भाई क्या किया क्या किसानों के लिए। अगर किसानों के लिए फसल बीमा का बजट बढ़ाया गया, इसमें क्या किया? किसान सम्मान निधि बढ़ाई गई है। और जो आप रतन तिवारी जी जवाब दीजिएगा, हुई है चीजों में कटौती की गई है। यहाँ पे डायबिटीज की बात करें या फिर कैंसर दवाइयों की बात करें, तो इन तमाम दवाइयों में यहाँ पर केसी जानी जी आऊंगे आपके पास, रतन तिवारी जी से जवाब ले लेती हूँ। रतन तिवारी जी, यहाँ पे तमाम दवाइयां हैं जिसमें जो रेट है उसमें कटौती की गई है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। देखिए एक एवरेज है कि किसान से केसी त्यागी जी, रतन तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं, उनका एक बार रुक कर लेती हूँ। रतन तिवारी जी, हाँ बोलिए। केसी जैन जी बड़े अच्छे वक्ता हैं, मैं इन्हें बड़े अच्छे से जानता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने दूध, दही, शार्पनर, बहुत सारी चीजों पे 28 से 18 से हमने घटा के 5 कर दिया। अरे भाई, आप ही तो 28 और 18 लेके गए थे। एक तरफ एक झापड़ जनता को मारो, फिर उसके बाद मोदी जी आके कहेंगे अरे यार लग गई, यार लग गई। अरे ये नाटक करना बंद कर दीजिए आप लोग। मैं इनसे बार बार कहता हूं कि अगर आज रविदास जी की जयंती है, मैं भदोही से आता हूं, मेरे जिले को अगर आप लोग जानते हैं तो मेरे जिले को संत रविदास नगर कहा जाता है। अगर रविदास जयंती के अवसर पर आज अगर छुट्टी दे देते तो अच्छा हो जाता। अगर रविदास जी के लिए भी अगर कुछ लेके चले आते तो शायद और अच्छा हो जाता। मैं नहीं, और कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी कैसे होगी, इस पे आप लोगों ने कोई बात नहीं की। इस बजट में कोई स्पष्टता नहीं है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने की बात तो की गई है और डंके की चोट भी की गई है, मगर देश की शिक्षित और गैर शिक्षित युवा आबादी के लिए आपने क्या किया? क्रिएशन कैसे और किन किन सेक्टर में होगा, इसकी बात नहीं हुई। देश के सबसे गंभीर जो मसले हैं, बजट में कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं दिखाई देता। गौरव गुप्ता जी, गंभीर मसलों पर बजट में बात नहीं हुई, केवल आंकड़े रखे गए हैं। जो बाढ़ आता है उसके लिए क्या किया? तो कहीं ना कहीं अपूर्वा जी, इन लोगों ने जो गोल चक्र खींच दिया है, जो लंबी लकीर खींच दी है, वो देश को पसंद नहीं आ रहा है।
ठीक है गौरव गुप्ता जी, केवल आंकड़े रखे गए हैं, गंभीर मुद्दों के बारे में यहाँ पे बजट में बातचीत नहीं हुई, ऐसा कहना है यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जो रतन जी जुड़े हुए उनका। और अब जो सिर्फ आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पे पेश करके और बातें कही गई हैं। बजट के अंदर अगर देखा जाए तो काफी कुछ हो सकता था। वैसे अगर देखा जाए तो काफी सारी चीजें जो छोड़ दी गई हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, कि कुछ इमीडिएट राहत देनी चाहिए थी जनता को कुछ मुद्दों के ऊपर। लेकिन जैसे कि जीएसटी 2.0 आ गया था तो सरकार ने उसमें काफी राहत दे दी थी। सरकार अगर चाहती तो उसको भी बजट तक ट्रिगर करके बजट के अंदर ही ले आती जीएसटी 2.0। ये सरकार टाइम टू टाइम वैसे मोदी गवर्नमेंट बेनिफिट देती जा रही है, जो भी है उससे महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल में आई है जीएसटी 2.0 आने के बाद। तो सरकार ने इसमें ज्यादा डायरेक्टली कुछ बेनिफिट लोगों को नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे एक दो चीजें थी जो इनकम टैक्स से रिलेटेड थी, कि जैसे रिफंड की काफी प्रॉब्लम है लोगों को। जो इनकम टैक्स के रिफंड है वो रुके हुए हैं काफी टाइम से और सरकार रिफंड नहीं दे पा रही है। तो उनको इसके लिए टाइमलाइन डिसाइड करनी चाहिए थी, या जब सरकार इंटरेस्ट लेती है तो 1% या 1.5% लेती है, और जब रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है तो 0.5% दिया जाता है। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए की कुछ चीजें करने की जरूरत थी। इसके अलावा लेकिन सरकार ने यहाँ पे देखा जाए कि अपील के लिए दोनों की कुछ 10% का लगाया है कि 10% आप डिपॉजिट करके अपील लगा सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट भी सरकार ने दिए हैं। फॉरेन के ऊपर एक अच्छा आया कि जो फॉरेन डिस्क्लोज इनकम अनडिस्क्लोज इनकम है उसके ऊपर भी कम किया गया है, 30% प्लस 30% की पेनल्टी ही लगाई गई है। तो इस तरीके से सरकार थोड़ा सा बेनिफिट उन लोगों के लिए दिया है जो इनकम टैक्स में कंप्लायंस नहीं कर पाते, उनको थोड़ा बेनिफिट देने की यहाँ पे कोशिश की गई है। और कई जो ऑफेंसेस हैं, पेनल्टीज हैं, उनको डीक्रिमिनलाइज करने की भी कोशिश की गई है। केसी जान जी, देखिए विदेशी यात्रा को तो सुलभ किया गया है यहाँ पे, लेकिन देश में जो युवा है उनके रोजगार की संभावनाओं को लेकर जरा आप बताइए कि बजट में क्या कुछ किया गया और आपके हिसाब से और क्या कुछ किया जा सकता था। नहीं देखिए, ये पहली बात तो तमाम सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करती है और केंद्र सरकार अपने टैक्स का बड़ा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को देता है। स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट आता है, तमाम सारी चीजें वहां से गवर्न होती है। हर चीज केंद्र सरकार से गवर्न नहीं होती। केंद्र सरकार इसीलिए एक अपने जितना भी जो टैक्स होता है उसका एक बड़ा हिस्सा अलग अलग स्टेट को अलग अलग हिसाब से देती है और उसको अपने हिसाब से खर्च करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो बात बार बार हो रही थी कि भाई किसानों के लिए कुछ नहीं है, अगर किसानों के लिए फसल बीमा की व्यवस्था की गई, किसान सम्मान निधि की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ जो औजार हैं और जो संयंत्र काम आते हैं जो है किसान उद्योग के लिए, अगर उसके लिए व्यवस्था की गई। साथ ही साथ कह रहे कुछ नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अभी गौरव जी ने भी कहा और भानु जी ने भी कहा कि देखिए ये लॉन्ग टर्म काम करने के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास हो गया, अगर हम आपको 10,000 दे दें सीधे खर्च करने के लिए तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन 10,000 रुपए का अगर आप कोई शॉप पे काम करते हैं, अगर आपने वहां पे नारियल का भी एक बिजनेस करना शुरू किया 10,000 रुपए का, तो आपको पर मंथ 1,000 रुपए का इनकम हो रहा है, पता चल रहा है उस पर एक्स्ट्रा। और ऐसे वो पैसा तुरंत की तुरंत आपका खत्म हो जाएगा। पता चला 500 रुपए पर डे आदमी खड़ा जो है उससे जनरेट कर रहा है, एक्स्ट्रा इनकम कर रहा है। अगर जो नए कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा प्रावधान किया गया है, तो उसमें किसानों को जो तत्काल अपनी जो उपज उसको बेचना पड़ रहा है, अगर उसको स्टोर करके बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात उनको ज्यादा लागत उसको मिलेगी, ज्यादा उत्पादन का अच्छा उनको लागत मिलेगा। इन सारी चीजों को किस तरीके से परमानेंट व्यवस्था हो। वन टाइम हम आपको 2,000 रुपए दे दें, आपने खर्च कर लिया, काम खत्म। लेकिन हम आपको एक साथ ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं कि 20,000 रुपए है, लेकिन 20,000 रुपए आपको कंस्ट्रक्शन कराना है और यहाँ पे उसके बाद में आप बैठिए, इस पे आप काम करिए, बिजनेस करिए। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको परमानेंट, आपको 2,000 रुपए डेली तो नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है 500 रुपए डेली मिल रहे हो, लेकिन 500 रुपए डेली मिल रहे हैं, यानी कि आप महीने में 15,000 रुपए इनकम कर रहे हैं। हम आपको 20,000 रुपए न दे करके महीने में 15,000 की व्यवस्था कर रहे हैं। वन टाइम 20,000 देंगे, 1 मंथ में आप खर्च कर लेंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई। और एमएसएमई की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत स्वरोजगार, आत्मनिर्भर भारत और साथ ही साथ तमाम सारी चीजें और है। छोटी कंपनियों को जो राहत दी जा रही है, 5 लाख से ऊपर की आबादी वाले जितने भी शहर हैं उन पे अगर ध्यान दिया, ये पैसा कहाँ जाएगा? 5 लाख से ऊपर वाली आबादी का, 5 लाख से ऊपर आबादी कह दी गई। और अगर इसके लिए तिवारी जी, शहरों में नए इकोनॉमिक जोन बनेंगे और एमएसएमई के तहत यहाँ पे आप सेक्टर को चैंपियन बनाने को लेकर भी बात कही गई है रतन तिवारी जी बजट में।
तो कहीं ना कहीं छोटे उद्योगपति जो हैं, छोटे कारोबारी हैं, उनको लेकर ध्यान में रखा गया है बजट को। अपूर्वा जी, मैं इनकी बजट को पूरी तरीके से नकार भी तो नहीं रहा जी। हमने कहा है कि बजट आपने खाली डब्बा लेके आया है, लेकिन डब्बे में थोड़ा बहुत तो लाना पड़ेगा। अगर डब्बा पूरी तरीके से आप खाली लाएंगे तो देश आपको नकार देगा। तो इन्होंने थोड़ा बहुत लाया है, लेकिन उस थोड़े बहुत से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्थिर नहीं किया जा सकता। तो इनको सभी वर्गों के लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सभी पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको बजट लाना ही था तो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, गौरव गुप्ता और हमारे भानु जैसे अच्छे अच्छे जानकार हैं इस भारत में, उन लोगों से समझ लेते, राय ले लेते और बजट लाते। तो साहब, बजट की हम सभी लोग यहाँ पे चारों लोग इनकी चर्चा करते होते और इनकी तारीफ करते होते। अपूर्वा जी, चर्चा नहीं की, कभी तारीफ नहीं की। तारीफ चर्चा करने वाला तो और अच्छी है। भानु जी कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, न गौरव जी आप आलोचना कर रहे हैं। आप तो उनको जबरदस्ती घसीट रहे हैं अपने पाले में। वो आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और तत्काल राहत के लिए बातचीत की गई है। ऐसा नहीं तत्काल राहत के लिए बात, अगर जल्दी दवाइयों पे काम हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ दवाइयां सस्ती। गौरव गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो टैरिफ का वॉर बार बार, विवाद जीरो हुआ है, उस पे अगर जीएसटी जीरो हुआ है। ठीक है, केसी जान जी आऊंगे आपके पास। जी गौरव गुप्ता जी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, केसी जान जी रुकिएगा। गौरव गुप्ता जी, बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये टैरिफ का वॉर देखने को मिल रहा है, ऐसे में जो विपक्षी दल हैं उनका तमाम कहना है कि ट्रेड डील को लेकर यहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई है, बजट में भी ट्रेड डील को लेकर कोई खास नहीं किया गया है। बजट में ट्रेड डील की कोई बात, बजट का मुद्दा ही नहीं है ट्रेड डील पे कोई बात करना। ट्रेड डील अलग है, वो आप जो सरकार है यूएसए से अपनी निर्भरता को कम करना चाह रही है, अल्टरनेटिव मार्केट खोज रही है, इस तरीके की चीजें हैं उसके अंदर। तो इसके लिए बजट के अंदर कोई बात करने की जरूरत नहीं है। बजट के अंदर हमें क्या है कि घरेलू बाजारों को मजबूत करने की कोशिश करना था। उसके अंदर एक आप देखोगे कि एक स्कीम भी लाई गई है जिसके अंदर आईसीआई, आईसीएसआई और आईसीएमआई जो प्रोफेशनल्स हैं वो छोटे शहरों के अंदर एमएसएमई को सपोर्ट करेंगे, उनके लिए कुछ स्कीम लाई गई है। क्योंकि आज की डेट में एमएसएमई को गाइड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसके लिए इस तरीके की स्कीमें ला करके भी लोगों को राहत पहुंचाई गई है। यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि सरकार ने सीधा कोई कैश इंसेंटिव किसी को भी नहीं दिया किसी भी तरीके का। सरकार ये चाहती है कि जो प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये सरकार का जो हमेशा से रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, तो जो प्रयास कर रहा है उनको इंसेंटिव देने की चीजें की गई हैं। उनको पूंजी अगर किसी एमएसएमई को प्रोवाइड करा दी जाती है तो इससे भला एक बार पैसे, जैसे कि कहा गया कि 1 लाख रुपए अगर दे दिए गए एक बार के लिए, तो उससे कुछ नहीं होना। अगर पूंजी प्रोवाइड कराई जाती है, उससे बिजनेस अगर वो करता है तो वो 10-20 हजार 50 हजार रुपए महीने की इनकम अपनी कर सकता है। तो इस तरीके की स्कीमों पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। भानु प्रताप जी, मैं चाहूंगी कि आप जरा बताएं कि क्या ये बजट जो कर संरचना है और बेरोजगारी और महंगाई है, इन तमाम मुद्दों पर पर्याप्त जवाब दे रहा है बजट जो लाया गया है इस बार? नहीं, वो मैंने जैसे पहले कह रहा हूं रोशनी जी, अगर आप एकदम देखेंगे कि भाई हालिया कोई मेरी जेब पे असर पड़ रहा है तो नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आप इसको आगे देखेंगे साल में 2 साल में, तो निश्चित रूप से जैसे भी गौरव भाई बता रहे थे कि आईसीआईसीआई को, सीए को, सीएस को कहा है, जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज को मजबूती करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। जैसे ही हमारे छोटे शहर 5 लाख की आबादी वाले, अब वो कॉर्पोरेट मित्र बनाए जा रहे हैं गौरव भाई, उनको जैसे सीएसआई, आईसीएसआई, सीएस और सीए को जब आप कॉर्पोरेट मित्र बनाएगा, एमएसएमई को जो मजबूत, एमएसएमई पे फोकस बजट, मैं इस बात बजट को मानता हूं। और जैसे ही आपके एमएसएमई स्टार्टअप्स मजबूत होंगे, छोटे शहर आपके टियर 2 टियर 3 सिटीज मजबूत होंगी, तो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या होगा, देखिए जो हमारा युवा है रोजगार, वो रोजगार के लिए मेट्रोज में भागता है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, इन जगह भागता है, गुजरात के अहमदाबाद, इन बड़े शहरों में भागता है। जब टियर 2 और टियर 3 5 लाख की आबादी तो बहुत छोटी आबादी होती है, जैसे अभी जैन साहब कह रहे थे, तो अगर आप उन जगहों को मजबूत कर देंगे, वहां पर एमएसएमई को कोलैबोरेट कर देंगे और सीएस और सीए से जो मतलब अपने बुद्धिजीवी वर्ग है वो उसके साथ मिलकर काम करने लगेगा, तो निश्चित रूप से साल 2 साल में इसका आपको रोजगार पे भी, युवाओं पे भी, और जैसे एआई के साथ जोड़ा किसानों पर भी, सब चीजों का एक आपको ओवरऑल दिखने के लिए बहुत ही अच्छा, मैं मानता हूं, एक अच्छा रिजल्ट ऑन ग्राउंड हमको 2 सालों के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बशर्ते ये चीजें जमीन पे अच्छे से उतरे।
अच्छे से इनका काम हो। अब जैसे गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात करी गई है हर जिले में, और हर जिले में जैसे ट्रॉमा सेंटर्स हैं और वो है, उनमें 50% है, चलो 50% ही बढ़ाने के, बेड बढ़ाने की बात की गई। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करने के लिए लॉन्ग टर्म में कभी 50% बेड बढ़ जाएंगे तो हर जिले में जो आदमी अपना इलाज पे, बीमारी पे खर्च करता है प्लस वो हो जाएगा। 15,000 जैसे सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर जो क्रिएटिव लैब, अभी रतन भाई बात कर, शायद राकेश जी कर रहे थे, रतन भाई कर रहे थे कि एक जो 15,000 क्रिएटिव सेकेंडरी स्कूल में क्रिएटिव लैब बनाएंगे। आज जो देश दुनिया जा रही है वो एआई की तरफ, टेक्नोलॉजी ड्रिवन समाज हो जाएगा आने वाले समय में। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन समाज में हमें टेक्नोलॉजी के आधार पर ही शिक्षा देनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो 15,000 स्कूलों में आप लैब्स बना देंगे, टेक लैब्स बना देंगे, तो आज ही आप बच्चों को उस तरीके से मोल्ड कर देंगे, वो सांचे में ढाल देंगे। तो जो ओवरऑल है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा बजट है कोई। और हमारे देश ने देखिए अर्थव्यवस्था पूरे ग्लोबल अस्थिरता के बाद भी जो फाइनेंशियल अभी सर्वे आया है उसमें, उस सर्वे में भी 7.4 से 7.2 कोई बहुत लंबा चौड़ा डाउनग्रेड नहीं दिखा रहे, जबकि देश में बड़ी बड़ी, दुनिया में बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस टाइम डामाडोल हुई पड़ी है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इस बजट में काफी चीजें हैं, काफी एक पॉजिटिव चेंजेस हैं, लेकिन हाल के हिसाब में नहीं है। लेकिन पॉजिटिव अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग रन में युवाओं के रोजगार के लिए भी, किसानों के लिए भी, हर वर्ग को देके, और प्लस एक ग्लोबल ब्रांडिंग के बाहर का भी, विश्व का भी, जो एक पूरी दुनिया का टैलेंट भी देश में आए और हमारा टैलेंट भी बाहर जाए, और एक ग्लोबल ब्रांडिंग देश की अच्छे से करने की एक इस बजट। बिल्कुल डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से बजट बेहतरीन है, और यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी आपसे कि क्या विपक्ष पूरी तरह से नकार तो नहीं रहा है इस बजट को, क्योंकि टैक्स, महंगाई या फिर बेरोजगारी हो, इन तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है युवाओं को, किसान हो या फिर यहाँ महिलाएं हो। जिस तरह से यहाँ पे लड़कियों के लिए श्री मार्ट को लेकर फेमा की समीक्षा की जाएगी, इसको लेकर तमाम बातें कही गई है बजट में। डॉक्टर राकेश जी, देखिए जब से भाजपा आई है, 100 स्मार्ट सिटी की बात जिस दिन मोदी जी ने अपनी काम शुरू किया था केंद्र की ओर आने के लिए, तब से कहा था। अच्छा 12 साल हो गए आज मोदी जी को, 12 सालों में कौन सा स्मार्ट सिटी बना? कई बजट में ये चर्चा कर चुके हैं ना, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कई बजट में। अरे 12 साल हो गए, अब तक तो 1-2 तो बन जाना चाहिए था। 100 में 100 नहीं बनते तो 1-2 तो बन जाना चाहिए था, एक भी नहीं बना। ये फिर मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने कहा था कि इनकी योजना सिर्फ ये है कि अभी कल परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि एक सड़क पड़वा देते हैं इनके लोग और एक एयर जेट खरीद लेते हैं। ये केवल और केवल लोग अपने फायदे के लिए, केवल अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। आज बात यह है, ये लोग प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, मंगलसूत्र की बात करते थे, आज हर देश की नारी का मंगलसूत्र छीनने का काम मोदी जी ने कर दिया है, और आज पीतल के मंगलसूत्र पहनने पर महिलाएं मजबूर हो गई हैं। ऐसे ही आने वाले समय में अगर देखते जाइएगा, ये बात ठीक है, ये अभी लोग अरे डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, यहाँ मंगलसूत्र छीनने की बात कहाँ से हो गई? हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं कि बजट जो 2026-27 का पेश किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें क्या कुछ सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है? नहीं तो बात तो यही जुड़ी हुई है ना, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं जुड़ा हुआ है भाई? मंगलसूत्र से ही तो जुड़ा हुआ है। मंगलसूत्र क्या इकोनॉमिक के अंदर नहीं आता? क्या पैसे से नहीं खरीदा जाता? अर्थ से नहीं आता? अव्यवस्था से नहीं आता? ठीक है, लास्ट वर्ड केसी जैन जी आपसे लेना चाहूंगी। डॉक्टर राकेश प्रजापति जी का कहना है मंगलसूत्र छीनने का बात किया गया और तमाम चीजें हैं, आपके हिसाब से? 2014 में सोने का रेट क्या था? आज 12 साल बाद सोने का रेट क्या हो गया? इसके लिए दोषी कौन है? कौन दोषी है इसके लिए? दोषी कौन है? दोषी कौन है? वैश्विक स्तर पर भी जो उतार चढ़ाव होते हैं, ये भी वजह होती है डॉक्टर राकेश प्रजापति जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, रतन तिवारी, भानु प्रताप सिंह जी, गौरव गुप्ता जी, आप सभी तमाम विशेषज्ञों के हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट पर विस्तार से पूरी बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए थे जो तमाम बातें बता रहे थे कि बजट से किस तरह से लोगों को उम्मीदें थी और किस तरह से बजट उनकी तमाम उम्मीदों पर खड़ा उतरा है। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, रुक करते हैं उसका। आपको बताया दिल्ली से बड़ी खबर, जहां बजट को लेकर रवि किशन का विपक्ष पर तंज देखने को मिला है। रवि किशन ने बजट को लेकर विपक्ष पर तंज कसा है और कहा है कि विपक्ष के लिए खुलवाएंगे मेंटल हॉस्पिटल।
विपक्ष के लिए मेंटल हॉस्पिटल खुलवाएंगे। रांची में विपक्ष के लिए बनेगा मेंटल हॉस्पिटल। मेंटल हेल्थ को लेकर हाँ रांची में खोला गया। वो कहें कि विपक्ष को बहुत सारा जैसे उन लोग का पागलपन चल रहा है तो वहाँ उनके लिए सोचना चाहिए। मेंटल हेल्थ को लेकर हाँ रांची में खोला गया। वो कहें कि विपक्ष को बहुत सारा जैसे उन लोग का पागलपन चल रहा है तो वहाँ उनके लिए सोचना चाहिए। चलिए, और इसी के साथ इस विशेष सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।